वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और फिर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग का क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला जो लिखा गया है एडवांटेजेस प्लानिंग का कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो ये हमारे एम्प्लॉय को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को काम करने का एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सोचिए कि अगर हम लोग अपना कोई टारगेट सेट करते हैं किसी एक महीने का, इस महीने में हमको कितना चैप्टर जो है कंप्लीट करना है। अगर हमने टारगेट सेट किया कि इस मंथ में हमको 2 चैप्टर कंप्लीट कर देना है, तो 2 चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, इसी टारगेट के आधार पर बाकी का हम सारा आगे का काम करेंगे कि हम रोज कितना देर पढ़ें, कितने क्वेश्चंस रेगुलर हम करेंगे कि हम इस महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। एक सब्जेक्ट पे कितना समय देना होगा, कौन कौन से रिसोर्स हमें अवेलेबल कराने होंगे जिससे हम इस टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज यानी आगे का जो भी आपका काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, all these functions are based on plan, है ना। इस तरह से लिखा गया है कि यदि प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है, हर एक एम्प्लॉय को पता रहे कि उनका गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और एम्प्लॉय से जो मैनेजमेंट है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो वो उसी डायरेक्शन में उसी मैनर में काम करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि ठीक है आज काम पे हम गए लेकिन हमको पता नहीं है कि आज क्या करना है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। किसी इंडिविजुअल में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी थॉट और एक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा और जब कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो गोल अचीव नहीं होगा। इस तरह से प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सारे इस डायरेक्शन होने की वजह से यानी सारे एम्प्लॉय को क्लियरली गोल पता होने की वजह से सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सबके थॉट में कोऑर्डिनेशन होता है, सभी डिपार्टमेंट से एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होता है और इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग अपने गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव कर सकते हैं। सेकंड लिखा गया प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में देखा गया था कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है, कभी भी इसमें किसी तरह के बदलाव आ सकते हैं। कुछ बदलाव हो सकता है हमारे लिए फेवरेबल हो, कुछ अनफेवरेबल हो, है ना, जिसको हम लोग पढ़े थे कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के माध्यम से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते रहना चाहिए। ये भी हमने पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते रहना चाहिए, उसका स्टडी करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह का हो सकता है, इसको हम स्टडी करके उस अनुसार अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हैं। अगर उस चेंजेस के प्रति हम पहले से तैयार रहेंगे तो अगर उस तरह का कोई बदलाव होता भी है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, उसके परफॉर्मेंस पे पड़ता है, तो हम लोग भले ही उस बदलाव को रोक नहीं सकते लेकिन उससे होने वाले रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट अभी कोविड-19 के सिचुएशन में जो है लॉकडाउन का प्लानिंग कर ली पहले ही, इसने स्टडी किया इन्वायरमेंट को और ऐसे समय पर डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन कर देंगे और एक ऐसे समय के लिए किया प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कि आज लॉकडाउन खुलने के बाद भी कम्युनिटी ट्रांसफर जो है वो 3rd स्टेज में कोरोना हमारे यहाँ नहीं पहुंचा है ना। तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग से देखिए हमने लॉकडाउन कर दिया, कोविड-19 को हम खत्म नहीं कर सके लेकिन जिस तरह का रिस्क दूसरे देशों में हुआ, जितनी तेजी से हुआ उतनी तेजी से हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो उससे होने वाला हमारे यहाँ जो लॉस था वो खत्म तो नहीं हुआ, लॉस तो हुआ लेकिन वो जो लॉस था वो कम हो गया, यानी उसका रिस्क जो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उससे कम हो गया। इसलिए लिखा गया
कि प्लानिंग अगर हम करते हैं तो अनसर्टेनिटी के होने वाले रिस्क से जो हमको नुकसान होता है उस नुकसान को हम समाप्त नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। अभी हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग इंडिकेट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, और जहां डुप्लीकेशन हुआ तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, इनपुट भी ज्यादा लगेगा, है ना। इस तरह से आप इफेक्टिव और एफिशिएंट गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के थ्रू सारे एम्प्लॉइज को पता होता है कि उनको क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको कैसे करना है ना, कब करना है, ये सारे एम्प्लॉइज को पता होता है। हर एक डिपार्टमेंट जिनका एक्टिविटीज, जिनका परफॉर्मेंस, फंक्शंस एक दूसरे से सबका काम जुड़ा होता है, उन सारे डिपार्टमेंट्स को भी पता होता है कि किनको कब और क्या और कैसे करना है। इस तरह से प्लानिंग के थ्रू हम लोग हर एक डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और इंडिविजुअल्स के बीच में एक क्लैरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, और उनके थॉट और एक्शन में क्लैरिटी होने की वजह से डुप्लीकेशन नहीं होता है, और जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो किसी तरह का कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ओवरलैपिंग को कम करते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करते हैं। The next one, fourth is planning promotes innovative ideas. Innovative ideas means new ideas, है ना। तो कह रहा है कि प्लानिंग से जो है नए नए आइडियाज आते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग के फीचर्स में पढ़ा था कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज एट इज इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज होता है जिसमें हम अपने माइंड का यूज करते हैं। किस लिए? फॉर फोरसाइट एंड इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, है ना। इमेजिनेशन करते हैं, एंड वो भी इंटेलिजेंट इमेजिनेशन यानी साइंटिफिक कैलकुलेशन करके हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। फोरसाइट यानी फ्यूचर में हम देखते हैं, फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज को डीपली स्टडी करके, एनालिसिस करके हम पहचानने की कोशिश करते हैं, rather than wishful thinking that is guesswork, है ना। गेस करने से ज्यादा हम लोग साइंटिफिकली, लॉजिकली सब कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉपर इमेजिनेशन करते हैं उसमें, और तब जाकर के हमें कुछ उसी इमेजिनेशन के दौरान, उसी कैलकुलेशन के दौरान, उसी स्टडी के दौरान कुछ नए आइडियाज हमें मिल जाते हैं, और उस जब नए आइडियाज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने प्लानिंग में अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि एक काम को करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें से हमें जो बेस्ट मेथड है वो इसी दौरान मिले, है ना। जब तक स्टडी हम नहीं करेंगे तब तक हमें ये बेस्ट मेथड, रेशनल मेथड नहीं मिल सकता है। इसलिए लिखा है कि बेस्ट अल्टरनेटिव कैन बी डिस्कवर्ड, जो हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स से जो बेस्ट मिलता है वो तभी मिलेगा जब हम इस तरह का एफर्ट लगाएंगे, यानी न्यू आइडियाज को डिस्कवर करने का जब एफर्ट लगाएंगे, जब इंटेलिजेंट इमेजिनेशन करेंगे, जब फोरसाइट करेंगे, अपने माइंड से हम साइंटिफिक तरीके से थिंकिंग करेंगे, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देन न्यू आइडियाज कैन बॉर्न इन माइंड एंड बेस्ट अल्टरनेटिव कैन बी डिस्कवर्ड। फिफ्थ इंपॉर्टेंस जो है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हम लोग फीचर्स में भी इसको पढ़े थे, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आपको बताया गया था डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि कई सारे अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। तो ये सिलेक्शन कब होता है? दिस इज डन ड्यूरिंग प्लानिंग, यानी जब हम लोग प्लानिंग के दौरान सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, और उन सारे मेथड्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो उस इवैल्यूएशन करने पर हमें पता चलता है कि which method has the least demerits and the highest number of merits।
then we select that best one, है ना। तो इस तरह से ये सब जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है, यानी डिफरेंट अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से जो हम बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं, दिस is done during planning stage, and that's why planning facilitates decision making. The last importance is planning establishes standards for control. इसको इस इम्पोर्टेंस को समझने के पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग में हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, और कंट्रोलिंग के दौरान हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लानिंग के समय डिसाइड किए गए गोल से कंपेयर करके डिफरेंस का पता करते हैं और तब उस पर वर्क करते हैं ताकि फर्दर वो डिफरेंस हमारा निगेटिव में ना हो ना। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए, प्लानिंग के दौरान हमने क्या टारगेट सेट किया कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ में स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी हमारा जो टारगेट हुआ, हमारा जो गोल हुआ, ये हमने डिसाइड किया कि 1500 यूनिट्स का हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। एक कंपनी ने डिसाइड किया, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ जो है इसका आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो 1500 यूनिट होना चाहिए। सारे कैलकुलेशन करके इसने अपने स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर दिया। जब सारे फंक्शन परफॉर्म कर लिए जाएंगे, पूरा महीना आपका बीत जाएगा, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कैलकुलेट करना ये कंट्रोलिंग का हिस्सा होगा। ये हमने प्लानिंग किया, अब ये कंट्रोलिंग का हिस्सा। एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने देखा कि 1300 यूनिट का प्रोडक्शन जो है हमारा एक्चुअल में हुआ है। तो इन दोनों के बीच कंपेयर किया जाएगा। हमने सोचा कितना था 1500 यूनिट, एक्चुअल हुआ कितना 1300 यूनिट, यानी जो 200 का हमारा डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेविएशन, है ना। तो हमारा एक्चुअल जितना सोचे थे उससे हम 200 कम रह गए। तो ये दोनों स्टेज आपका हो गया कंट्रोलिंग का। तो ये डेविएशन फाइंड आउट करना पॉसिबल कब हुआ? जब हमने यहाँ अपने स्टैंडर्ड में 1500 यूनिट सेट किया था। अगर हम प्लानिंग नहीं करते, ये हम स्टैंडर्ड अपना सेट नहीं करते, तो हम 1300 को कंपेयर किससे करते? कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं रहता, और जब कंपैरिजन नहीं होता तो हमारा ये डेविएशन नहीं आता, और डेविएशन नहीं आता तो हम इसमें इंप्रूवमेंट नहीं करते, हमको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कमी है और क्यों कमी है। इसलिए लिखा गया कि प्लानिंग एक्ट्स एज ए बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा सेंटेंस में लिखा गया है कि इफ देयर इज नो गोल और स्टैंडर्ड ड्यूरिंग प्लानिंग, देन फाइंडिंग डेविएशन ड्यूरिंग कंट्रोलिंग विल नॉट बी पॉसिबल। डेविएशन फाइंड आउट करना जो कंट्रोलिंग का हिस्सा है ये पॉसिबल ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड, एंड thus प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। तो इस तरह से हमने 6 इंपॉर्टेंस को एक बार पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है उनको देखते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में कुछ कमियां भी हैं। पहला लिखा गया है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मींस कि हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लिखा गया है कि समटाइम्स चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक है, अनसर्टेन है, कभी भी किसी भी फैक्टर में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एनी टाइप ऑफ चेंजेस कैन टेक प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड हम लोग जब कोई भी प्लान करते हैं तो कुछ फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर कंडीशन को एज्यूम करके उसके बेसिस पे प्लान तैयार करते हैं, और अगर उस कंडीशन में बदलाव आ जाता है तो हमें अब अपने प्लान को ही उस अनुसार बदलना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी जो है
ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बड़े प्लान्स जो हैं जल्दी ना ही बदले जा सकते हैं, है ना, और ना ही उनको बदलना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यानी अगर हम उसको फिर से बदल के वापस से दूसरा प्लान करेंगे तो हो सकता है कि इसमें जो भी हम अर्निंग करने वाले हैं या उतना टाइम ही ना मिले कि हम उसको चेंज कर सकें। तो इस तरह से लिखा है कि कभी कभी एनवायरमेंट में होने वाले बदलाव की वजह से ये संभव नहीं होता कि हम अपने प्लान को बदलें, है ना, और ना ही उसको बदलना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो सकता है। और इस तरह से रिजिड प्लान होने की वजह से हम कभी कभी प्रॉफिट अर्निंग करने का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो खो देते हैं। तो इस तरह से लिखा गया है ये डिमेरिट्स में प्लानिंग के लिमिटेशंस में कि ये प्लानिंग का एक ऐसा लिमिटेशन है जो कि रिजिड प्लान होने की वजह से हम प्रॉफिट अर्निंग का अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, इसलिए इसको लिमिटेशन कहा गया। दूसरा लिखा है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसा कि अभी हम लोग फर्स्ट में देखे कुछ उसी तरह से ये भी है कि चूंकि प्लानिंग जो हम तैयार करते हैं कुछ फ्यूचर हैपनिंग्स के बेसिस पे करते हैं ना, कुछ फ्यूचर एजम्पशंस के बेसिस पे करते हैं और हमारा फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन और डायनेमिक होता है। तो कभी कभी जो है हम जैसा सोच के अपना कोई प्लान तैयार करते हैं कि इस तरह का बदलाव हो सकता है, उस अनुसार हम अपना प्लान तैयार करें। जैसे मान लीजिए कि अभी इलेक्शन का समय आने वाला है, तो इलेक्शन के पहले हम अगर ये एजम्पशन करें कि जो अभी गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट फर्दर चुनी जा सकती है, तो इस गवर्नमेंट के सोच के अनुसार हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लान तैयार करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया, इलेक्शन के बाद देखा गया कि भाई गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, तो उस सिचुएशन में हम जैसा सोचे थे उस अनुसार तो हमारा प्लान सक्सेस हुआ नहीं। गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट के थिंकिंग आइडियोलॉजी में चेंज होगा, तो बिजनेस को लेकर के उनका एटीट्यूड, उनका जो नजरिया है वो भी चेंज होगा, तो हमारे पॉलिसी को बदलाव फिर करना पड़ेगा। तो जो प्लान हमने पहले सोच के बनाया था उस अकॉर्डिंग वो प्लान हमारा इस बदलते एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा, इसीलिए लिखा गया है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। थर्ड लिमिटेशन इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है और यहाँ लिखा गया कि ये क्रिएटिविटी को कम करता है। जब इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करेगा तो क्रिएटिविटी भी होगा, लेकिन किस सेंस में इसको कहा गया कि क्रिएटिविटी कम करता है। लिखा गया कि आमतौर पर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये सोचना होता है, उनका ये मानना होता है कि प्लानिंग का जो टास्क है वो टॉप लेवल के मैनेजर्स का ही है और हमें सिर्फ उनके ऑर्डर्स का ही पालन करना है। वो जो कहेंगे, जो सोचेंगे, उसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। हमें अपने से कुछ नया करने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। उनको ऐसा लगता है कि यार कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सोचते भी हैं, कुछ बताते भी हैं, तो उनको सोच का प्रॉपर रिवार्ड नहीं मिलता, इसलिए वो सोचना बंद कर देते हैं कि चलो जो कह रहे हैं उनको सिर्फ हमें कर देना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स सोचना बंद कर देते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को डिस्कवर करना बंद कर देते हैं, इसलिए लिखा गया है कि प्लानिंग जो है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में कॉस्ट कैसे आता है? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि प्लानिंग जो है वो हम कुछ फ्यूचर हैपनिंग्स के बेसिस पे अपना कुछ टारगेट सेट करते हैं, उस अनुसार बाकी सारा अपना टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं, रिसोर्स डिसाइड करते हैं, है ना, कैसे काम करना है, कब करना है, ये सब डिसाइड करते हैं। तो कॉस्टिंग आता है सबसे पहला काम कि जो हम फ्यूचर एजम्पशन करते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत ज्यादा खर्च हमें लगता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, है ना। आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, दोनों तरह के डेटा यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं और कलेक्शन करने में एक लंबा समय तो लगता ही है। उस टाइम के साथ साथ हमें कलेक्ट करने के लिए जो इंडिविजुअल्स करने पड़ते हैं, जहाँ अलग अलग जगह पे जो विजिट करने पड़ते हैं, उसके लिए काफी सारा खर्च आता है। इसके अलावा जब बोर्ड मीटिंग्स करते हैं, जब सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगा, उस इंफॉर्मेशन पे जब हम
कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स को रखते हैं, तो डिफरेंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को जो उनका फी हमें देना पड़ता है, ये सब खर्च आता है। जब बोर्ड मीटिंग बैठता है उस अल्टरनेटिव पे डिस्कशन करने के लिए, तो उस बोर्ड मीटिंग्स के लिए खर्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा बैठे रूम में और सारा डिसीजन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से प्लानिंग में जो है डाटा को कलेक्ट करने से रिलेटेड बोर्ड मीटिंग्स पे या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस पे, कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च होता है, इसलिए कहा गया कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यहां देखेंगे हम लोग, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट लिमिटेशन, प्लानिंग में जो है काफी समय लगता है। समय किसलिए लगता है? देखिए कहा गया कि प्लानिंग एक स्मॉल टास्क है, बट इसका प्रोसेस जो है वो काफी बड़ा होता है। कोई भी प्लानिंग मीनिंगफुल रिजल्ट तभी देगा, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको एक लंबे प्रोसेस से ले आते हैं। यानी आपको उस प्लानिंग के प्रोसेस के दौरान सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना होता है। तो टारगेट हमको क्या सेट करना, अपने मन से कुछ भी नहीं कर देना है। आपके पास क्या रिसोर्स है, किस तरह के रिसोर्स है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है, सारे इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद ही आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना, उसको स्टडी करना, एनालिसिस करना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। टारगेट सेट करने के बाद हाउ टू प्रोड्यूस पे जब आप आइएगा, यानी अपने अल्टरनेटिव्स को स्टडी करने के लिए आइएगा, तो उसके लिए भी आपको कई सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय लगेगा, उन सब का कैलकुलेशन, उन सबको इवैल्यूएट करने में समय लगेगा, है ना। तो ये काफी लंबा प्रोसेस चलता है हमको अपना एक प्लान तैयार करने में। कभी कभी तो कुछ ऐसे भी प्लान होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये काफी इतना लंबा समय ले लेता है कि इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें वक्त ज्यादा नहीं मिल पाता। तो लिखा गया है कि ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड मैनेजर्स रिमेन बिजी इन कलेक्टिंग a lot of information and analyzing it. Detailed plans require scientific calculations to a certain facts and figures. And if we do plan, यदि हम लोग प्लान करते हैं, if we plan without any calculations, without the environment scanning, our chances of profit earning may reduce. तो इसलिए लिखा गया है कि आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है, तभी आप जाते, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आप बहुत ज्यादा लॉस में जा सकते हैं। इस वजह से प्रॉपर कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, व्हिच टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू इंप्लीमेंट द प्लान। अभी आपको एक बात बताता हूं कि ये जो आपका कोविड-19 का सिचुएशन हुआ, सडनली लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग, 95% ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके परफॉर्मेंस पे, जिनके प्लान पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ना। हर किसी के प्लान पे इफेक्ट पड़ा है, हर किसी ने कुछ ना कुछ सोचा होगा और उनका सारा सोचा हुआ आपका डिस्टर्ब हो गया। तो प्लान तो सब लोग किए होंगे कि हम मार्च में ये करेंगे, अप्रैल में वो करेंगे, जून में जाके ऐसे करेंगे, है ना। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर के कंपनियां, हर किसी का काम जो है अफेक्टेड हुआ है। अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल कुछ भी नहीं हुआ और अभी भी अनसर्टेनिटी का सिचुएशन बना हुआ है। तो लिखा है कि ये आपका प्लानिंग का लास्ट लिमिटेशन दिया गया है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आपको बहुत सारा हेल्प करता है, लेकिन ये आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। जिस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप किए गए कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स के थ्रू, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे, तो उन्होंने भी कहा कि ये आपको गाइडलाइन के रूप में काम करता है। ये प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं कि ऐसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिएगा तो उसका ये इफेक्ट हो सकता है, नॉट होगा ही। उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया कि कभी कभी जो है मैनेजर्स के अंदर केयरलेस, मैनेजर्स जो होते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, ये सोच करके कि हमने प्लान तो कर ही दिया है और जैसा प्लान किया है उस अनुसार काम होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरह से वो सिक्योर हो जाते हैं और ये सिक्योरिटी जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि हमेशा ये सही नहीं होता कि एक ही प्लान
पिछली बार जिस कंडीशन में काम किया था वही प्लान फिर से दोबारा उसी कंडीशन में सक्सेस हो जाए, क्योंकि कई सारे अननोन फैक्टर्स हैं इस कोरोना वायरस के जैसे, जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है अफेक्टेड हो सकता है ना। तो इसलिए प्लान कर देने से केयरलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ एक इस लिमिटेशन की वजह से, गारंटी ना होने की वजह से आप प्लान करना ही बंद कर दें, क्योंकि आप सिर्फ एक लिमिटेशन में लिखा है कि ये सक्सेस नहीं होगा, लेकिन बाकी आप 6-7 लिमिटेशन के एडवांटेजेस, इसका इंपॉर्टेंस पढ़े कि इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इसलिए प्लान करना ना छोड़ो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में, उसका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को पढ़ लिया। आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान एंड प्लानिंग प्रोसेस। थैंक यू।